डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टाइमर बम और इस बम के फटने से पहले हुए धमाकों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए ट्रंप की सबसे नई धमकी को भी डिकोड करेंगे, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो एक सभ्यता को मिटा देंगे, वो पूरे ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। मित्रों, इससे पहले ट्रंप ने ईरान को कल यानी 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे तक सरेंडर या युद्ध विराम करने की डेडलाइन दी थी। ट्रंप की वार्निंग का मतलब था डेडलाइन खत्म होते ही ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करता, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर बारूदी हमले शुरू हो गए। सबसे पहले आपको ईरान पर हुए हमले और इन धमाकों से हुई तबाही की तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आज कई हमले किए, लेकिन 4 हमले काफी बड़े थे। पहला बड़ा हमला ईरान के कौम शहर पर किया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कौम शहर में ईरान के वर्तमान आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई का इलाज चल रहा है। इस हमले से यह संदेश दिया गया कि ईरान की राजनीतिक लीडरशिप को अमेरिका खत्म करना चाहता है। कौम के साथ साथ ईरान के तेल केंद्र यानी खार्क द्वीप पर भी हमला हुआ। खार्क द्वीप में स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों पर 50 से ज्यादा हमले किए गए, यानी अमेरिका ने ईरान की आर्थिक शक्ति पर बड़ा प्रहार किया। तीसरा बड़ा हमला तेहरान में ईरान की एलीट फोर्स IRGC के कमांड सेंटर पर किया गया और चौथे बड़े हमले का शिकार बना ईरान का रेलवे। ईरान के कराच, कशन, मियानेह और तबरीज समेत 10 बड़ी रेल लाइंस को तबाह कर दिया गया। मित्रों, इन हमलों ने यह बता दिया कि ईरान को दहलाने वाले ये हमले सिर्फ झांकी है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद होने वाले बड़े हमले अभी बाकी हैं। आखिर डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने हमले का ऑर्डर क्यों दिया? इस सवाल और इससे जुड़े हालात को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये हमले छिपा-कर नहीं किए गए, बल्कि पहले बताया गया और फिर ईरान को दहलाया गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इजरायली सेना की एक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, इजरायली सेना ने सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा था, हम ईरान के लोगों से अपील करते हैं कि वो ट्रेन से सफर ना करें। सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो रेल लाइन और रेलवे स्टेशन से भी दूर रहें। अगर आप रेलवे से जुड़ी किसी लोकेशन के पास पहुंचे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मित्रों, इस सोशल मीडिया पोस्ट के तकरीबन 5 घंटे बाद ईरान में रेलवे से जुड़ी लोकेशंस पर बड़े हमलों की जानकारी सामने आ गई, यानी इजराइल और अमेरिका के गठबंधन ने ईरान को बताकर हमला किया। ऐसी कार्रवाई को सिर्फ हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रहार भी माना जाता है। अब इन हमलों से जुड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी अमेरिका ने डेडलाइन से पहले हमला क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको ट्रंप की डेडलाइन के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया को बेहद ध्यान से समझना चाहिए। मित्रों, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली चेतावनी सामने आने के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आया। इस बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमने अमेरिका के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अगर अमेरिका स्थायी शांति और ईरान को हुए नुकसान की भरपाई पर बात करना चाहता है तो उसके लिए हम सहमत हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप एक अहंकारी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ईरान से मिला टका सा जवाब ट्रंप की ईगो पर चोट करने के लिए काफी था। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया, जिसे इजराइल से पूरा साथ मिला। ट्रंप के अहंकार से अलग इन हमलों के पीछे एक सैन्य रणनीति भी है। इस अमेरिकी सैन्य नीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी फौज की किल चेन पॉलिसी को बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस किल चेन का मूल सिद्धांत है दुश्मन के ऊपर टारगेटेड हमला करना। और टारगेटेड हमला कैसे होगा? टारगेटेड अटैक का मतलब होता है दुश्मन के सैन्य से लेकर नागरिक ठिकानों पर हमला करना। इस किस्म की नए सैन्य शक्ति का एक ही मकसद होता है, बड़े हमले से पहले दुश्मन की प्रतिरोध करने की क्षमता कम कर देना। ऐसा करने से बड़े हमले के दौरान दुश्मन को कुचलना या उसे सरेंडर के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है। मित्रों, आज के हमलों में इजराइल और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 10 रेल लाइन और पुलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब ईरान की फौज को अपनी मिसाइलों की आवाजाही के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सड़कों पर ईरानी मिसाइल आसान टारगेट बन जाएगी। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले हुए हमलों की झांकी आपने देख ली, लेकिन ट्रंप का 4 घंटे का टाइमर बम अभी बाकी है। भारतीय समय के अनुसार यह डेडलाइन बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये समझने के लिए आपको आज के हमलों के बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये सभ्यता दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यही विकल्प बचा है।
अब ईरान में शासन पूरी तरह बदल जाएगा। आज रात से हम इस दुनिया के इतिहास के सबसे पेचीदा सिस्टम को खत्म करना शुरू कर देंगे। 47 साल का अत्याचारी शासन जमींदोज हो जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, जिस सभ्यता को खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे हैं वो दरअसल ईरान का इस्लामिक शासन है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत और मुस्तफा खामनेई के घायल होने के बाद इस्लामिक शासन की जड़ कमजोर हो चुकी है और अब ट्रंप इस शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का प्लान बना रहे हैं। मित्रों, इस्लामिक शासन की पूरी सभ्यता को ट्रंप किस तरह खत्म कर सकते हैं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको इतिहास के कुछ अध्याय दिखाना चाहते हैं। ये अध्याय बताते हैं कि सभ्यताओं को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। संघर्ष करने वाली सभ्यताओं की एक मिसाल है यहूदी समुदाय। मध्यकालीन इतिहास में यहूदियों ने मुस्लिम सुल्तानों के हमलों को सहा और आधुनिक इतिहास में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना चाहा। जुल्म के हर दौर के बाद यहूदी खड़े हुए और आज उनका देश इजराइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने अर्मेनियाई ईसाइयों का वजूद खत्म करने की कोशिश की थी। ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन आर्मीनियाई ईसाई आज भी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ इस धरती पर रह रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एटम बम से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन न सिर्फ जापान का वजूद बचा रहा बल्कि जापान ने आर्थिक तरक्की भी की। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद जापान में राजशाही का कद छोटा हो गया और आज जापान में राजा सिर्फ नाम मात्र की अथॉरिटी है। मित्रों, जापान की राजशाही की तरह ट्रंप ईरान से इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ट्रंप ने किया वो बताता है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमला जरूर होगा। इस हमले के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इर्द गिर्द बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया। अब हम आपको अमेरिकी नौसेना की इसी तैयारी और तैनाती की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइकर ग्रुप फिलहाल अरब सागर में मौजूद है। यह इलाका ईरान के नौसैनिक क्षेत्र यानी फारस की खाड़ी के काफी नजदीक है। अमेरिकी नेवी का दूसरा जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। यहां से फारस की खाड़ी की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, यानी ये एक दिन से भी कम समय में ईरान की नौसैनिक सीमाओं तक पहुंच सकता है। अमेरिकी नेवी का तीसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी यूएसएस जॉर्ज बुश भी अरब सागर में पहुंच चुका है। मित्रों, इतनी बड़ी नौसैनिक तैयारी और तैनाती के जरिए वाकई ट्रंप कम समय में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये समझने के लिए आपको अमेरिकी नौसेना के इन 3 बेड़ों की कंबाइंड फोर्स यानी कुल सैन्य ताकत को गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इन तीनों जंगी बेड़ों को अगर साथ मिला दिया जाए तो ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के कुल 22,000 नौसैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, तीनों बेड़ों पर कुल 225 विमान भी तैनात हैं। 225, जिनमें से 150 हमला करने की काबिलियत रखते हैं। बाकी विमान निगरानी और सैनिकों की तैनाती यानी उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों जंगी बेड़ों के पास फिलहाल लगभग 2000 मिसाइल मौजूद है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर तकरीबन 1000 मिसाइल दागी हैं। जरा सोचिए, 1000 मिसाइल ने ईरान की राजनीतिक कमान से लेके सैन्य ताकत को इतना नुकसान किया तो 2000 मिसाइल कितना बारूद बरसाएंगे। मित्रों, ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक शासन को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ताकत और ईरान के प्रतिरोध के बीच टक्कर के अंतिम अध्याय का संभावित नतीजा समझने के लिए आपको स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का आंकलन गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस आंकलन में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च करने वाले उपकरण भले ही कम हो गए हों, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन भंडार का तकरीबन 45 से 50% हिस्सा अब भी सुरक्षित है। हथियारों का यह भंडार ईरान के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। हालांकि आंकलन यह भी बताता है कि अंतिम बड़े प्रहार से ईरान की सैन्य ताकत काफी कम हो जाएगी। अमेरिका चाहे तो इस बड़ी स्ट्राइक के दौरान हॉर्मुज के मोर्चे पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म होना ही वो स्थिति होगी जब ईरान की राजनीतिक और सैन्य कमान के हौसले टूट जाएंगे। जिस हॉर्मुज का आंकलन थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के अगले प्लान का भी हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप के इरादों को समझने के लिए आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। ईरान की सरकार होर्मुज के जरिए आर्थिक दोहन कर रही है। हम आपको बता दें कि हमारी क्षमता से ईरान को ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। अगर ईरान सोच रहा है कि वो हमारा या हमारे मित्रों का आर्थिक नुकसान बढ़ाएगा तो वो गलत है। मित्रों, हॉर्मुज के साथ साथ ट्रंप के टाइमर बम यानी अंतिम प्रहार से जुड़ी एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर है अमेरिका के बोइंग नाइट वॉच विमान यानी डूम्सडे प्लेन की। कहा जाता है कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है तभी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये विमान हवा में नजर आता है। इस बार ये विमान अमेरिका के नेब्रास्का में नजर आया।
ये विमान हवा में उड़ता एक कमांड केंद्र कहा जाता है। इस विमान से उड़ान के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य हमलों का हुक्म दे सकते हैं। इस प्लेन की उड़ान ईरान पर अंतिम प्रहार की टेस्टिंग भी हो सकती है। डीएनए मित्रों, जिस तरह आज ईरान पर बमबारी हुई, उसने ईरान सरकार को बता दिया कि डेडलाइन के बाद दोगुनी तबाही हुई। इसी वजह से ईरान ने भी दुनिया को अपने इरादे बता दिए। अमेरिका के प्रति ईरानी प्रतिरोध को समझने के लिए आपको ईरान की IRGC से आया बयान गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में IRGC ने कहा, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों की वजह से हमने अपनी कार्रवाई को दायरे में बांध कर रखा था, लेकिन अब यह दायरा बढ़कर रहेगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमलों की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे हमलों की ताकत और तादाद दोनों दोगुनी हो जाएगी। हमारे प्रहार से अमेरिका और उसके मित्र देशों को सालों तक तेल के लिए तरसना पड़ेगा। हिंदी की एक कहावत है, मरता क्या ना करता, यानी इंसान को जब मौत नजर आती है तो वो कुछ भी करता है। यही हाल ईरान का भी है। ईरान से आया IRGC का बयान बताता है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में तेल का संकट भी बढ़ेगा। इसका पहला संकेत सऊदी अरब से आया है, जहां ईरान ने एक तेल केंद्र पर हमला किया। इसका क्या महत्व है, ये हम आगे बताएंगे। सऊदी अरब के साथ साथ कतर में भी ईरान ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। कतर ने हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए ईरानी हमलों से अपनी सुरक्षा की है। मित्रों, अब तक ईरान अरब देशों में स्थित कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा है। इसी वजह से ईरान अब ऑल आउट अटैक करेगा, यानी जो जहां मिलेगा उस पर मिसाइल दागी जाएगी। इसी खतरे की घबराहट कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आई। आपको भी कतर के विदेश मंत्रालय का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में कतर ने कहा है, मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। युद्ध जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसके बाद किसी समाधान की संभावना तकरीबन शून्य हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाएंगी जिससे यहां के देश सालों तक निपट नहीं पाएंगे। हमने ईरान को यह संदेश भेजा है कि अपना रुख नर्म करे, वरना अरब देशों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। पिछले 39 दिनों के युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन 20% कम हो गई है। अगर ट्रंप ने अंतिम प्रहार किया और जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई, तो दुनिया का तेल संकट भयानक बन सकता है। मित्रों, ईरान किस तरह और किस हद तक पलटवार कर सकता है, ये समझने के लिए आपको प्रसिद्ध थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में पहली बड़ी बात यह लिखी गई है, अगर ईरान की सरकार युद्ध विराम के लिए राजी हो गई, तब भी अमेरिका और इजराइल को ईरान में सैन्य अभियान जारी रखना पड़ेगा। रिपोर्ट का आकलन कहता है कि ईरान एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। इसी वजह से युद्ध विराम के बाद भी IRGC के पास अरब देशों पर हमले का मौका रहेगा। इस कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मित्र देशों को कम स्तर पर ही सही, लेकिन लंबे वक्त तक ईरान से हमलों का सामना करना पड़ेगा। जो खतरे ईरान के पलटवार से जोड़े जा रहे हैं, उनसे जुड़ी एक तस्वीर अब से 2 घंटे पहले सामने आई। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल की तरफ एक MRBM यानी मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ईरान ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन इसका आकार बताता है कि यह ईरान की खैबर शेकन मिसाइल है। इस युद्ध में दूसरी बार ईरान ने इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको ईरान के इस अचूक हथियार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इस मिसाइल की रेंज यानी मारक क्षमता तकरीबन 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अंदर 600 किलोग्राम तक का विस्फोटक लोड किया जा सकता है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक ही इस मिसाइल को घातक बनाता है। इस मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि अगर इस मिसाइल के सिस्टम को एयर डिफेंस की भनक लग जाए तो मिसाइल का विस्फोटक ढांचे से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भी यह विस्फोटक धमाका करने की क्षमता रखता है। भारी विस्फोटक और हाइपरसोनिक गति हासिल करने वाली मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल, ये तथ्य बताता है कि ईरान अब किसी भी हद तक टकराव के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान में जनपदा यानी सैन्य अभियान के लिए नागरिकों को भर्ती कर लिया गया है। आज ये नागरिक ईरान के परमाणु और बिजली संयंत्रों के आगे ह्यूमन शील्ड बनकर खड़े हो गए, यानी ये हमलों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरान के इस बर्ताव को देखकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आ जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, अगर हमारी नियति में बर्बाद होना ही लिखा है तो वो कहानी भी हमारे हाथों ही लिखी जानी चाहिए। स्वतंत्र देशों के नागरिक समय के साथ जीते हैं और जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो खुद अपनी मृत्यु चुनते हैं। डीएनए मित्रों, ईरानी हमलों के निशाने पर सिर्फ अरब देश ही नहीं है। आज के हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल अपने मिशन पर डटा हुआ है। इजराइल का एक ही मकसद है, अमेरिका की मदद से ईरान का खतरा पूरी तरह मिटाना। आप कह सकते हैं इजराइल भी सभ्यता मिटाने के निशान पर है।
और मिशन पर। आज के हमलों के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। अब हम आपको नेतन्याहू की पोस्ट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इजराइल के इरादों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अपनी पोस्ट में नेतन्याहू ने लिखा, मैं इजराइल के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जो हमारे दुश्मनों को कुचल रहे हैं। हमने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे और अपने मिलिट्री टारगेट पूरे करके रहेंगे। यहां आपको जानना चाहिए, ईरान पर बड़े हमले का ट्रेलर यानी आज की कार्रवाई की शुरुआत भी इजराइल ने ही की थी। इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले तेहरान स्थित IRGC के कमांड सेंटर पर हमला किया। फिर इजरायली एयरफोर्स ने ही ईरान के रेलवे को निशाना बनाया। मित्रों, इस युद्ध में इजराइल के रोल को समझने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस का नया खुलासा बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध विराम ना कबूलने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने दलील दी थी, अगर ईरान को वक्त दिया गया तो वो अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लेगा। इससे महीने भर की मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा शून्य हो जाएगा। रिपोर्ट में नेतन्याहू को ट्रंप के जवाब का भी जिक्र किया गया है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा तो युद्ध विराम पर बातचीत की जा सकती है। नेतन्याहू की दलील की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का समय लंबा खिंचा। फिर ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम से इनकार किया और ट्रंप ने बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। आज ईरान में हुई बमबारी से इजराइल का प्लान काफी हद तक साफ हो गया है। अब हम आपको इजरायली प्लान का ब्लूप्रिंट बताने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे ही ट्रंप अपने बड़े हमले को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक उसी वक्त इजराइल अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इजराइल का पहला लक्ष्य ईरान के छोटे परमाणु संयंत्रों को तबाह करना है। नतांज जैसे बड़े संयंत्र बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से तबाह करना है। ईरान पर बड़े हमले होते ही इजरायली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बड़े स्तर पर बमबारी शुरू कर देगी। ईरान से मदद की कटौती पहले ही हो चुकी है। इजराइल चाहता है जिस तरह गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर दिया जाए। इजराइल का मकसद ईरान की आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों को भी तबाह करना है, ताकि युद्ध के बाद भी ईरान से आतंकी संगठनों को मदद मिलने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के लिए ईरान का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायली फौज पिछले 3 साल से लगातार युद्ध लड़ रही है। ऐसे हालात में अगर ईरान ने तय किए गए टारगेट पूरे नहीं हुए तो नेतन्याहू के लिए इजराइल में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।